हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसे लिख लो या इकट्ठा लिखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। पहले हम इस पर फोकस कर रहे होंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसके नाम से जाहिर है ये मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हमने क्या करना होगा, वेबसाइट बनानी होगी। वेबसाइट क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई वेबसाइट पर गए हैं, वहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट का पेज मिलता है, एक सर्विसेज का पेज मिलता है, एक अबाउट का पेज मिलता है, कॉन्टैक्ट का पेज मिलता है, कोई सेटिंग्स का पेज है, प्रोफाइल का पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ये सारे पेजेस हैं। ये पेजेस से मिलके वेबसाइट बन रही होती है। तो हमने एक वेब पेज बनाना सीखना होता है। एक बनाना आ गया तो वैसे और बनाते जाओ, ठीक है। हमने एक पेज बनाना सीखना होता है कि एक वेब पेज जो है उसका कोड कैसे लिखा जाता है, दूसरे पेज का कोड, तीसरे पेज का कोड, तो हम वेब पेजेस की शक्ल में कोड करते हैं। तो और एक वेब पेज का कोड बेसिकली HTML लैंग्वेज के अंदर किया जाता है। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हमने एक वेब पेज के ऊपर क्या दिख रहा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी किसी चीज़ के हवाले से। हम कोई टॉपिक ले लेते हैं और हमने एक वेब पेज के ऊपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन शो करनी। मैं टॉपिक ये ले रहा हूँ, टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने रिसेंटली पढ़ा, थोड़ा याद होगा, वैसे मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बस हम मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक वेब पेज होगा जिसके ऊपर हम इस टॉपिक के बारे में लिख रहे होंगे, इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस पेज के ऊपर एक टॉपिक इसका आ गया। पहले हम प्लान ये कर लें कि इस पेज पर क्या क्या लिखा होगा। अच्छा, अब अगला पार्ट क्या होगा, हमें ओवरऑल समझ आ गया भी हमारा पेज कैसा होगा, कंटेंट क्या क्या होगा। अब इसके अंदर जो कंटेंट डालना है वो हमें कंटेंट चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क की तो हेडिंग आ गई, उसके नीचे पैराग्राफ क्या होगा वो हमें टेक्स्ट चाहिए, वो हम डालें। इसी तरह से वायर्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं उसका टेक्स्ट, ईथरनेट क्या होती हैं, वो जस्ट फिलिंग के लिए हमें वो कंटेंट चाहिए, उस पर भी आते हैं। प्रोवाइडेड दैट हमें ये सारा मिल गया, ठीक है ना, और अब हमने इसको वेबसाइट की शक्ल में, अब वेब पेज की शक्ल में लिखना है, तो कैसे होगा वो देखते हैं। एक हमें करना ये होगा कि हमें एक नया पेज बनाना है, वेब पेज। इसके लिए वैसे वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल कोड एडिटर नहीं चाहिए। यू डोंट नीड एनी एडवांस डेव C++ या कोई और एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। यू कैन जस्ट राइट इन एनी सिंपल नोटपैड, इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल। तो मैं Notepad++ में फ़िलहाल कर रहा हूँ, या अभी हम इसको VS कोड में भी ले जाएंगे, बल्कि अभी से VS कोड ही कर लेते हैं, ठीक है। कि हम although no special editor or ID is required for web development, but we prefer to use VS Code. We can do it in Notepad, simple Notepad. We can do in Notepad++, ठीक है, जो इस वक्त ओपन हुआ हुआ है मेरे पास, ठीक है। एंड वी कैन डू इट इन VS Code, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, शॉर्ट में VS Code कहा जाता है। ये CS कोड लिख दिया, VS Code, ठीक है। तो हम यूजुअली अब वेब डेवलपर्स प्रेफर VS Code, और भी कुछ IDs वेबस्टॉर्म वगैरह हैं, हम VS Code यूज़ कर रहे होंगे, तो वो आपको इजीली गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड VS Code मिल जाएगा, बट यू डोंट नीड इट। ये VS Code आ गया, यहाँ पे कह दिया नई फाइल क्रिएट कर दो, न्यू फाइल आ गई। इस फाइल को अब सेव करना है। सबसे पहले Ctrl+S किया, और इसको सेव करने से पहले ना
मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी सारी फाइल्स रखूँगा। न्यू फोल्डर, और यहाँ आ गया web_evening_2025। ठीक है, आप भी अपने पास एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा जिसमें आप सारी अपनी प्रोग्राम ये वेब से रिलेटेड फाइल्स को रखें। मैं यहाँ पर नई फाइल क्रिएट कर लूँ या VS कोड के अंदर जाए कर लूँ, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा मेन फोल्डर होगा जिसके अंदर हम वेब की तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, वेब के तमाम प्रोजेक्ट्स इसमें रखेंगे। तो अब जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो भी इसके अंदर हर एक सेपरेट फोल्डर होगा। अगर हम कोई फॉर एग्जांपल न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, हम कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं, हर एक चीज़ अलग अलग फोल्डर के अंदर हुआ करेगी। अभी मैं फ़ोल्डर नहीं बना रहा, अभी मैं डायरेक्टली फ़ाइल क्रिएट की है और फाइल लाकर मैं सेव करता हूँ, या Ctrl+S किया, और ये मैं अब इसको शिफ्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। ये रहा डेस्कटॉप, इधर से मैंने डेस्कटॉप पर मूव कर लिया, और इधर से मैं सर्च कर लेता हूँ ये वेब इवनिंग 2025। अब यहाँ पर मुझे फ़ाइल नेम देना है। यहाँ पर मैंने कहा networks.html, .txt ना लिखो, .html। मैं नेटवर्क्स का पेज बना रहा हूँ ना, अगर याद, मैंने उस लिहाज से उसका फाइल का नेम रख दिया नेटवर्क्स। ये याद रहे कि आपने, अगर फ़र्ज़ करो मैं लिखना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स .html, तो आपने स्पेस नहीं देना, ऐसे नहीं लिखना टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स .html। ऑल्दो इसमें एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन आपने फिर भी नहीं करना। अगर इस तरह से लिखना तो मैं डैश दे दूंगा। ठीक है, वेब में फाइल नेम्स जब बनाते हैं तो उसमें सर या तो डैश दे लेते हैं या अंडरस्कोर दे लेते हैं, या फ़र्ज़ करें जी मैंने ऐसे ही कर दिया टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स .html, और इसको कह दिया जी सेव कर दो। फाइल सेव हो गई, आई होप सो। क्या कर रहा है, इसको उसके कर दें, ये आ गया। अब यहाँ ऊपर भी नेम आ गया। अब इस पेज को के अंदर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मुझे हेडिंग नज़र आनी चाहिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, बस सेव कर दें। और अब इसको मुझे इसका डिस्प्ले देखना है। वेबसाइट हम कहाँ पर देखते हैं, ब्राउज़र के अंदर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, कहीं पर। अब इसको व्यू करना है इस फाइल को, तो ब्राउज़र में करना होगा। वो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर आगे जहाँ फाइल पड़ी हुई है, इसको आप डबल क्लिक कर लें, ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। ये उसने ये फाइल ओपन की है और ये उसका रिज़ल्ट आ गया। वेब पेज आपका तैयार है, मतलब तैयार होना शुरू हो गया। HTML के अंदर कोई कंपाइलेशन नहीं होती, कोई कंपाइल नहीं है, बटन दबाओ कंपाइल होगा, ऐसा नहीं। बस फाइल सेव की, फाइल को ओपन कर लो ब्राउज़र के अंदर, बस। अच्छा, फिर मुझे उसके बाद चाहिए है वायर्ड नेटवर्क्स और वायरलेस नेटवर्क्स। वायर्ड नेटवर्क्स के बाद मुझे चाहिए है कि उसकी टाइप्स ईथरनेट, कोएक्सियल, और इससे पहले ट्विस्टेड पेयर, और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ये चाहिए मुझे उसके बाद। और इसी तरह वायरलेस में मुझे चाहिए, इसमें कह दूं, क्या था भला, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, और उसके बाद सैटेलाइट। सैटेलाइट में पता नहीं डबल एल आता है, सिंगल एल आता है, चलो ठीक है। इसको सेव किया। अब ये ब्राउज़र में आपको दोबारा ओपन करने की, ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर ना ये रिफ़्रेश का आइकन होता है, रिफ़्रेश या रीलोड का, इसको क्लिक करेंगे, ये पेज ये रिफ़्रेश हो गया। वहाँ पर फाइल सेव करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे और उसको आपने ये दोबारा ओपन करना। अब देखो यहाँ पर तो हमने और तरह से लिखा है, वहाँ पर और तरह से दिख रहा है। अब दिस इज़ वेयर HTML कम्स इन। अभी तो हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, ऑल्दो नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, विदाउट एनी कोडिंग, दिस इज एक्सेप्टेबल इन अ ब्राउज़र। फाइल आप HTML फाइल सेव करें, दिखेगी आपको।
अब मैं ब्राउज़र को ये बताना चाहता हूँ, ये जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है ना, इसको ये एक हेडिंग है। अभी देखो मैंने कहीं नहीं उसको बताया ये हेडिंग है और ये उसके बारे में पैराग्राफ है। ये अगर आप मुझे नेट से ना कॉपी, आप मुझे नेटवर्क्स की डेफिनेशन बता दोगे? नेटवर्क क्या होता है? कुछ भी बता दो सिंपल सी, क्या एक लाइन में क्या कहते हैं? कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नोड्स थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, हमारा वो काम नहीं है कि इसकी करेक्शन कितना ठीक है कितना नहीं, इसकी एक्यूरेसी, तो हमने अपना कंटेंट तैयार कर। अब ये एक हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, लेकिन जब इसको यहाँ देखते हैं तो ये तो सारा एक ही लाइन में दिख रहा है। हमें ब्राउज़र को ये बताना है कि ये वाला जो है ना, ये एक हेडिंग है और व्हाट इज़ नेटवर्क उस हेडिंग की सब हेडिंग है। और जो वाइड नेटवर्क है, ये क्या इसकी सब हेडिंग है या इसकी सब हेडिंग? टाइप्स ऑफ नेटवर्क की सब हेडिंग है। अच्छा, ये जो है ये किसकी सब हेडिंग है? वायर्ड नेटवर्क की सब हेडिंग है। तो इसको हम, जो हमारी बिल्कुल मेन हेडिंग होती है, उसको बोलते हैं ये H1 है, उसकी सब हेडिंग H2 होती है, उसकी सब हेडिंग जो होती है वो H3, H4 एंड सो ऑन अप टू H6 तक होता है। वेब की दुनिया में H6 तक होता है। H6 का मतलब सिक्स्थ हेडिंग नहीं है, वो सिक्स्थ नेस्टेड, H1 के अंदर H2 आएंगी, H2 के अंदर H3, H3 के अंदर H4 एंड सो उसके अंदर H5, H6 ऐसे। तो H6 तक आमतौर पे इस्तेमाल होती नहीं है इतना ज़्यादा नेस्टेड। अभी जैसे हमने जो कंटेंट बनाया इसमें ये ट्विस्टेड पेयर कौन सी हेडिंग है? ये थर्ड हेडिंग है, H3 है, कि ये H1 होगी, ये कौन सी होगी? H2, ये कौन सी होगी? ये भी H2 होगी। अगर ये H3 इसका मतलब है ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर तो नहीं, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है H2 एंड दिस इज H3 एंड सो ऑन। और ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है। बस ये चीज़ हमने ब्राउज़र को बतानी है HTML के अंदर। कैसे? देखिए यहाँ हम लिखते हैं H1 और ऐसे। अब ब्राउज़र को ये जो उसके साथ एक किस्म का ख़ास कोड की शक्ल में लिखा है, इसको टैग बोलते हैं। ये HTML का टैग है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। आप जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो और देखो बुक के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसमें कुछ निशान लगा लेते हो, कहीं ब्रैकेट लगा ली, किसी चीज़ को अंडरलाइन कर लिया, कोई हाइलाइटर यूज़ कर रहा होता है, कोई कहीं पर स्टार लगा देता है। अब वैसे स्टार का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को अंडरलाइन करने का मतलब क्या है, ये सिर्फ आपको ही मालूम है। आपने क्या किया है, आपने अपनी किताब के ऊपर निशान लगा दी और वो निशान आपने अपने लिए लगाए कि ताकि जब आप उन निशानात को देखोगे आपको पता लग जाएगा यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है, इसको नहीं देखना, यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ डबल स्टार लगा हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या यहाँ अंडरलाइन हुआ है, ये मे बी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ये पार्ट MCQs के लिए है, ठीक है। सो मुख्तलिफ निशानात के क्या मायने हैं वो आपने खुद से डिसाइड किए होते। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ना, इसमें हम निशान लगा रहे होते हैं नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर, इनको मार्क कर देते हैं। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, इसके ऊपर इसको मार्क कर दिया है कि ये H1 है, बस, क्योंकि ये हेडिंग है H1। अब ये मार्क करने के लिए HTML के अंदर टैग्स इस्तेमाल होते हैं। टैग्स का अगर आपको ओवरऑल ये सिंटैक्स देखा जाए तो ऐसे लिखे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द, ये जो पहला वाला लिखा है ये इसका ओपनिंग टैग कहलाता है और जो नीचे लिखा है ये इसका क्लोजिंग टैग कहलाता है। आप अगर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस ज़रा नोट कर लो कि क्लोजिंग टैग में एक स्लैश होता है और ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं होता। HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता ही नहीं, ठीक है, नहीं एंकर का क्लोजिंग होता है। तो ऐसे आएंगे वो, आपको जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बता दूंगा कि इस टैग का क्लोजिंग टैग है, इसका नहीं। अब जैसे H1 टैग है, इसके दरमियान में आप वो कुछ लिखते हैं जो आप H1 बनाना चाहते हैं, कि ब्राउज़र को बताना चाहते हैं भाई ये
H1 उसको कहा जाता है जो आपके पेज का मेन टॉपिक होता है, ठीक है, द फर्स्ट हेडिंग, द जो उस पूरे पेज का टॉपिक है, क्योंकि हमारा है कि ओवरऑल इस पेज के अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे बात हो रही है। सिर्फ ये मैंने H1 टैग लगाया और अब हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो बन गई हेडिंग H1। अब जैसे मैंने कहा था ना, जब आप किसी चीज़ पर निशान लगा देते हैं और जब आप उस निशान को बाद में पढ़ते हैं, अब आपने उस टेक्स्ट को जिसके इर्द गिर्द स्टार लगा हुआ है, उस टेक्स्ट को आपने कैसे ट्रीट करना है वो आप निशान देखकर तय कर लेते हैं कि इसको मुझे छोड़ना है या मुझे इसको इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे क्या करना है इसके साथ। तो इसी तरह से ब्राउज़र जो है ना, जो आपकी फाइल को रीड करता है, वो देखता है ये वाला टेक्स्ट है, इसके इर्द गिर्द H1 टैग लगा हुआ है, तो इसको उसने किस तरह का दिखाना है ये वो जानता है, ठीक है ना। H1 टैग को किस तरह से दिखाना है, कितना बड़ा दिखाना है, कितना बोल्ड दिखाना है। देखो उसने उसको उसके नीचे से खाली जगह भी छोड़ दी किसी, और बाकी जो टेक्स्ट था उसको आगे भी नहीं आने दिया। इसमें काफ़ी ऊपर से भी जगह छोड़ी है, लेफ्ट से भी उसका फॉन्ट साइज बड़ा किया है, उसको बोल्ड किया है, और उसके आगे से भी सब कुछ हटा दिए, नीचे भी खाली जगह कर दी। तो ये सिर्फ ये टैग देने से ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर गया। एक तो ब्राउज़र को ये पता लग गया, दो बातें पता लगी। मेन बात ये है कि उसको ये पता लग गया कि ये इस पेज का टॉपिक है। ये बात अलग है कि उसको दिखाना कैसा है, ये दूसरी बात है। पहली बात ये है कि आपने ब्राउज़र को बता दिया कि ये मेरे पेज की हेडिंग है और ये सबसे बड़ी मेन हेडिंग है, ये आपने उसको बताया है। अपने कंटेंट को का आप स्ट्रक्चर उसको समझा रहे हैं कि दिस इज़ द टॉपिक ऑफ माय पेज, ओके। दूसरा, अब उसके बाद हम कहते हैं कि जी व्हाट इज़ नेटवर्क आएगा, तो ये उसकी सब हेडिंग है, तो ये आ जाएगा H2। आपको सिर्फ एक सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से HTML में बस इतना ही है, टैग ही है। अब अगर H2 आएगा तो H2 का सिंटेक्स नया नहीं है, बस 1 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंटेक्स वाइज HTML बस इतनी ही है कि आपको मालूम हो कि टैग में ब्रैकेट कौन सी है, ये एंगल ब्रैकेट है, ठीक है, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में फ़र्क क्या है, स्लैश का फ़र्क है, स्लैश कौन सा है और कहाँ लगना है। अब इसको मैंने कह दिया जी ये हमारा होगा H2 और इसको उसका एंडिंग टैग इधर रख दिया। सो नाउ द ब्राउज़र नोज दैट इट इज़ आर H2, वो उसको थोड़ा सा छोटा दिखाएगा एज कंपेयर टू द H1। अब उसके बाद जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडियम, दिस इज आर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए पी का टैग होता है, ये देखें जी ये पी का टैग आ गया। तो ये पी के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में मैं ये वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। कोई सिंटेक्स नहीं अब चेंज होगा, बस वही चल रहा है। सेव किया, यहाँ पर जाके पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए जैसे उसको कहा है ना ये एक पैराग्राफ है, इट मीन जो अगला टेक्स्ट है ये उस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको अलग कर दिया कि ये पैराग्राफ था। जितना भी इस पी के टैग के अंदर लिखते जाएंगे वो इसका पार्ट होगा, जो पी के टैग से बाहर होगा वो उस पैराग्राफ से बाहर होगा, इसलिए उसने उसको खुद से बाहर कर दिया। अच्छा, अब वायर्ड नेटवर्क्स, दिस इज आर H2 अगेन। तो H2 वायर्ड नेटवर्क्स, ये हमारे पास आ जाएंगी H3, यस, अगली H3 ईथरनेट, फिर H3 कोएक्सियल, एक और H3 फाइबर। वायरलेस नेटवर्क्स, ये कौन सी हेडिंग है? अब ये H2 है। एक पेज के अंदर H1 कभी दोबारा नहीं आती, एक पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक H1 होनी चाहिए, दैट इज जो सिंगल हेडिंग, टॉप हेडिंग। H2 के अंदर मल्टीपल हो सकती हैं, H3 हो सकती हैं, सारा कुछ हो सकता है, H1 हमेशा एक ही होगी। और अगर कहीं आपको किसी वेब पेज पर नज़र आए H1 उसने, तो उसने वो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉलो नहीं की भी, H1 दोबारा लिख दोगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन एक उसका पर्पज़ है ना, मकसद है कि जी H1 मेन हेडिंग, तो मेन हेडिंग तो फिर एक ही होती है। खैर ये जो HTML लैंग्वेज है ये आपको उस तरह से एरर्स नहीं देती,
H3 ये H3 ये हमारे इस पेज की हेडिंग्स मुकम्मल हो गई हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ पर जाकर रीलोड कर लेता हूँ तो ये देखो ये H2 है और H3 उसने उससे छोटी कर दी कि उसके अंदर की ये सब हेडिंग्स होंगी। अब इसके अंदर मैं अगर कुछ पैराग्राफ डालना चाहूँ, इसको कहा जी व्हाट इज़ नेटवर्क, ये हमें गूगल पर जो AI ओवरव्यू आया यही मैंने कॉपी कर लिया और इधर ले आया। अगर मैं उसको ऐसे कहता हूँ व्हाट इज़ वायर्ड नेटवर्क, छोटी सी डिस्क्रिप्शन व्हाट इज़ वायर्ड नेटवर्क, ये ले लिया। वायर्ड नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ, ये देखा ये कॉपी किया और फिर मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल दिया। पैराग्राफ डालने के लिए पी का टैग, एज वेब डेवलपर हमें सिर्फ ये जानना है कि पैराग्राफ बनाना है तो ये पी का टैग है। कंटेंट हमारा काम नहीं है, वो हमने नेट से ले लिया। इसको सेव कर दिया, ठीक है। एक दो हेडिंग में और डाल देता हूँ, व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, ऐसे कह दिया। ये कुछ आ गई, ये हमें वहाँ से लेके जाना पड़ेगा, उधर से ये कर लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज अ टाइप ऑफ दिस 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 एंड फर्स्ट को मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया। ये पैराग्राफ और इधर पेस्ट कर दिया। व्हाट इज ईथरनेट केबल एंड सो, इधर आ गया इस AI ओवरव्यू में। ये कॉपी और इसके नीचे पैराग्राफ और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको हम जाकर उधर व्यू कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया, देखो कुछ ना कुछ हमारा कंटेंट एक पेज बन गया ना, कि यहाँ पर हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं। ओके, अब इसमें हमें पिक्चर्स डालनी, तो पिक्चर लगाने के लिए पिक्चर होना ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे कि पिक्चर लगेगी कैसे। तो व्हाट इज़ नेटवर्क पे जाऊँ और इसमें ये जैसे हमारे पास इमेज आ रही है, इमेजेस पे जाके कर लूँ, या ये देखो जैसे ये वाला इमेज, ये वो ह्यूमन नेटवर्किंग की बात कर रहा है। मैं ऐसे कहता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज ले लूँ या ये वाला, ये इमेज ले लूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मुझे डाउनलोड करना है। अरे इसको साइड पे, ये वाला भी अच्छा लग रहा था, दिस वन, ठीक है, सही है। बताओ कौन सा वाला अच्छा है, ये कर लेते हैं। सेव इमेज एज, गोइंग बैक टू डेस्कटॉप, जहाँ पर मेरे पास HTML फाइल पड़ी हुई है मुझे वहीं सेव करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप फिलहाल उसको वहीं सेव करेंगे। इसका मैंने नाम रख दिया नेटवर्क या व्हाट इज़ network.png। फाइल को अच्छी बात होती है कि प्रॉपर आप उसको नेम सेट करें। ये मैंने कर लिया सेव। ये भी वैसे अच्छा था, ये भी अच्छा। खैर, अब हमने इसको लगाना है। ये व्हाट इज़ नेटवर्क वाली हेडिंग है, इसका पैराग्राफ है। इसके बाद मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज कहाँ पड़ा है और उसका नाम क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो वो अगर आपने डाउनलोड्स में रखा हो तो उसको उसी फोल्डर में ले आएँ जहाँ पर ये आपकी HTML फाइल पड़ी हुई हो, और उसकी आपको एक्सटेंशन लाजमी, एक्सटेंशन मेरा .png है, .jpg है, .jpeg है। ये बाज़ का PNG होता है और कैपिटल में लिखा होता है, तो वो एज इट इज़ उसका नेम आपको चाहिए। फिर अब इमेज लगाने के लिए क्या टैग है वो देखते हैं। अब हम अभी तक हमने टेक्स्ट वाले टैग देख लिए, हेडिंग, पैराग्राफ, ये देख लिया। इमेज कैसे लगेगा, यहाँ पर IMG का टैग है। IMG का टैग एक ऐसा टैग है जो क्लोज नहीं होता।
इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। इसका क्लोजिंग टैग लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि कुछ टैग्स की नहीं होते क्लोजिंग टैग, तो इसका नहीं होता। तो IMG, अब ये इमेज का टैग लग गया, इसमें हमने सेट करना होता है कि कौन सा इमेज दिखाना है। उसके लिए SRC टैग के अंदर ही इज़ इक्वल टू, आगे डबल कोट्स लगा लें या सिंगल कोट्स लगा लें, दोनों काम करते हैं, हम प्रेफर करते हैं डबल कोट्स लगाना। अब उस इमेज का नाम देना, मैंने दिया टाइप, और नहीं, व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट डैश इज़ नेटवर्क। अच्छा देखो, इसने ना VS कोड ने खुद ही पिक भी कर लिया कि ये नेम है। मैंने इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इधर जाके इसको रीलोड करते हैं। ये देखो इमेज आ गया। तो हमारे वेब पेज के अंदर अब हेडिंग्स बन गई, पैराग्राफ्स बन गए और इमेजेस आ गए। हाँ जी, हो जाए। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते कि डाउनलोड में पड़ा है उसका पूरा फाइल पाथ दिया जाए, हम उसके HTML फाइल के साथ ही रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक भी डाल सकते हैं। ये भी आपने अच्छा सवाल किया कि देखो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ आया और मैं ये इमेज डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसमें कह दिया कॉपी इमेज एड्रेस। एक मिलेगा कॉपी लिंक एड्रेस, ये नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस। इसके ऊपर क्लिक कर लिया, अब इसका इमेज का एड्रेस कॉपी हो गया। अब इधर जाकर मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर दूँ, ये इमेज का एड्रेस पेस्ट हो गया। अब ये फाइल, ये इमेज तभी मेरी HTML फाइल के अंदर शो होगा जब मेरी डिवाइस नेट से कनेक्टेड होगी, क्योंकि अब ये इमेज इंटरनेट से उसने लेकर आना। तो अब इसको अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ, ये देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, नेक्स्ट टाइम शायद वो कैशे कर ले, तो देखो अब टाइम भी नहीं लग रहा, लेकिन एक थोड़ा सा ग्लिच आएगा। तो ये आ गया इमेज हमने लोकल इमेज से मुराद होता है कि जो हमारे पास डाउनलोडेड पड़ा हो, और एक URL के थ्रू, दोनों हमने देख लिया। अच्छा, अब इमेज जो है, जो शो हो रहा है, वो कितना बड़ा शो होना चाहिए, क्या उसका साइज होना चाहिए, ये हमने कहीं कोड में नहीं लिखा। हमने तो बस इमेज, उसका सोर्स बताया, हो गया। अब इमेज उतना बड़ा शो होगा जितना बड़ा वो एक्चुअल इमेज है, यानी कि उस इमेज की अपनी जो डायमेंशन है ना। जैसे अगर मैं इस इमेज को देखूं और ये इमेज है 395 बाय 200 समथिंग का, ये देखो 395 विड्थ है और 327 इसकी हाइट है, तो ये इस इमेज का अपना साइज है। लेकिन अगर मैं देखो, बाजुकात ना आप इमेज को डाउनलोड करते हैं, वो फॉर एग्जांपल 1200 बाय 800 का है, ठीक है, या 4000 बाय 3000 का है, या 4000 बाय 4000 का है। तो इतने बड़े इमेजेस हमने शो नहीं करने होते वेबसाइट के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा शो करना हो भी सकता है ज़रूरत। एक ऑप्शन तो है कि आप उस पहले इमेज को किसी फ़ोटो एडिटर के अंदर उसको एडिट करके उसको रिसाइज करें और जिस आपको डायमेंशन में चाहिए उसमें लेकर आएँ। और एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर इमेज के टैग के अंदर उसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। वो देखें कैसे होगी। इसी टैग के अंदर जैसे ही SRC जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद लिख दें विड्थ इज़ इक्वल टू, यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 100 लिख दिया। इट मीन्स ये इसकी विड्थ 100 होनी चाहिए। और हाइट भी सेट कर सकते हैं। अगर हाइट नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, अगर दे देंगे तो जो आपने दी होगी उसके अंदर। मैंने अगर फर्स्ट को सिर्फ इसको विड्थ दे दी, हाइट भी दे सकते हैं सेम उसी तरीके से, हाइट इक्वल और फिर डबल कोट्स और उसके अंदर उसकी वैल्यू। मैं अभी नहीं दे रहा। इसके अंदर क्या आप गलती करेंगे, अब विड्थ लिखने नहीं, यहाँ पर आप इक्वल नहीं डालेंगे, आप कॉलन डाल देंगे, ठीक है ना। 4 महीने बाद आप सिर्फ यही सिला देंगे कि एट्रीब्यूट, ये आगे जो आप, ये जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं टैग के एट्रीब्यूट। जैसे SRC है, ये तो टैग है ना, इमेज का टैग है, IMG का टैग है। ये SRC क्या है, ये इमेज के टैग का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का सिंटैक्स ये होता है कि आप उसको हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स और फिर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, हाइट एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया। अभी मैंने यूज़ करना चाह रहा, इसको मैंने सेव किया और अब मैं जाके इस पेज को रीलोड करता हूँ। अभी देखो ये इमेज इतना बड़ा शो हो रहा है ना, ये इससे छोटा हो जाएगा, देखो 150 साइज़ का हो गया।
अब वो अपने ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल साइज़ उसका आप जितना मर्ज़ी बढ़ाओ, वो अब उस साइज़ पर नहीं आएगा। इसको अब वो जैसे हमें सूट करेगा हम उस हिसाब से उसकी विड्थ को चेंज कर लेंगे। 200 करना है, 300 करना है, जहाँ हमें अच्छा लगे हम उसको वहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसको चेक कर लूँ कि अगर हम इसके आगे px लिख दें तो चलता है, ठीक है, px के साथ भी चलेगा, px फॉर पिक्सल होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी इट वर्क। सो दैट इज़ हाउ you put images in your HTML पेज। अभी हम वीडियो नहीं डाल रहे, लेकिन वीडियो भी जब डालनी होती है तो इट्स जस्ट अ वीडियो टैग। अगर हमें YouTube से कोई वीडियो अपने पेज के अंदर लानी है, इट्स एन आई फ्रेम टैग, लिख देता हूँ। आई फ्रेम का टैग होता है जो हमने एक्सटर्नल वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो को एम्बेड करना हो या कोई और कंटेंट अपडेट एम्बेड करना हो, इस तरह से ऑडियो ऐड करनी हो तो ऑडियो का टैग भी होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे हमें अपने पेज के अंदर टेक्स्ट डालना आए और इमेज डालना आए, बस हम इन दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। और तो टेक्स्ट डालना आ गया इन फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, और हमें इमेजेस आ गए। अच्छा, अब अगली चीज़ ये मैंने कहा था टेबल और लिस्ट। अब फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास है ईथरनेट की, ठीक है, इसके अंदर मैं एक लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ। इसमें किस चीज़ की लिस्ट डालें? टाइप्स ऑफ ईथरनेट, टाइप्स ऑफ ईथरनेट। अब ईथरनेट केबल्स की टाइप है या बस ऐसे मैंने टाइप्स ऑफ ईथरनेट लिखा और ये ऑल पर चला गया, तो हमें क्या देता है? ये देखो यहाँ भी हमें बता रहा था कि ये ईथरनेट केबल की टाइप्स हैं। ये जो कैट 5 3 से लेके 8 तक दिखा रहा है, ओके, और इसको आगे और ऑल, ठीक है, ये देखो, तो हम इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल्स कहलाएगा ये, ठीक है, ये आ गई इसको इस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर भी वो कह रहा है कि एक टाइप ऑफ ईथरनेट केबल ही है, हम वो लिख लेते कैट 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेते। अब ये हमें लिस्ट अगर चाहिए है बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में, ठीक है, कि बुलेट पॉइंट नज़र आए बनी हुई और आगे लिखा हो कैट 3 कैट 4 कैट 5, उसके लिए है जी OL का टैग, नहीं सॉरी UL का टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो बुलेट पॉइंट्स वाली लिस्ट होती है ना उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। और अगर किसी लिस्ट में नंबरिंग है 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए सिर्फ टैग का नाम OL कर दें तो ऑर्डर्ड लिस्ट, UL कर दें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम दोनों बना लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मुझे कैट 3 लिखना है या कैट 4, जो भी आइटम्स हैं लिस्ट के आइटम्स हैं वो LI के टैग में आते हैं, ठीक है, LI फॉर लिस्ट आइटम कैट 3, फिर कैट 4 कैट 5 कैट 6 कैट 7 कैट 8 समथिंग लाइक, मुझे नहीं पता कहाँ तक होते हैं, कहीं पर मुझे यही नेट पे जब देख रहा था कैट 8 तक नज़र आए थे, ठीक है। सो ये आप इसका देख लो कि LI का टैग का क्या काम है, UL के टैग का क्या काम है। और इससे ऊपर मैं एक बस कह लो इसकी सब हेडिंग है तो H3, ये खुद H3 है, H4 दे देता हूँ, टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल्स। अपने पेज को रीलोड कर लेंगे, ये देखो ये आ गया। तो ऑटोमेटिकली जो बुलेट पॉइंट्स बन गए ये वो UL का टैग और LI का टैग, इनके कॉम्बिनेशन से ये वाला रिजल्ट अचीव हुआ। अगर मैं UL को चेंज करके OL कर दूं तो वो भी देख लेते हैं, ये कर दिया O, इसके स्टार्टिंग को भी और एंडिंग को भी। और अब पेज को जाके रीलोड करेंगे तो ये देखो काउंटिंग आ जाए। इस काउंटिंग को आप ABC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट होता है प्रोबेबली टाइप करके, ये देखो अगर मैंने टाइप में दे दिया, टाइप का एट्रीब्यूट है, टाइप में लिख दिया अगर स्मॉल a या लोअर केस a, तो ये देखो ABCDEF की फॉर्म में आ जाएगी। अगर मैं टाइप में लिख देता हूँ कैपिटल A तो कैपिटल ABC की फॉर्म में आ जाएगी।
ये देखिए, अगर इसमें मैं आई लिख देता हूँ तो ये रोमन काउंटिंग आ जाएगी। ये देखिए, और अगर कैपिटल आई लिख देता हूँ तो कैपिटल रोमन की फॉर्म में काउंटिंग आ जाएगी। तो ये सारी है, क्योंकि अनऑर्डर्ड के अंदर तो है ही सिर्फ राउंड बुलेट पॉइंट है, उसके अंदर भी बुलेट पॉइंट्स की भी जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है वो, लेकिन CSS के थ्रू हम करते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि टाइप का एट्रीब्यूट OL के अंदर क्या काम करता है। अगर आप कुछ भी नहीं देते, अगर यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देते तो वही 1 2 3 वाली है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही होती है। ये so this is the concept of ordered list and unordered list। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स वाली लिस्ट चाहिए हो दैट इज अनऑर्डर्ड, क्योंकि उसमें कोई नंबरिंग नहीं, ऑर्डर नहीं। और अगर आप कोई ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं फिर उसके अंदर आप कोई तरतीब बता देते हैं, रोमन काउंटिंग चाहिए, ABC चाहिए, 1 2 3 चाहिए, और उसके अंदर ही LI का टैग है। तो टैग का सिंटेक्स वही रहता है, बस हमने आपको अब टैग का नाम बताना होता है कि भाई ये कौन सा टैग आपने यूज़ करना है। टैग नेस्टेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक LI के टैग के अंदर मैं इमेज लगाना चाहता हूँ तो इसके अंदर इमेज भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इस LI के अंदर P का टैग भी आ सकता है, इसके अंदर हेडिंग भी आ सकती है। तो टैग के अंदर भी टैग आ सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं देख रहे, हम सिंपल यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट जैसे पेज बन रहा है वैसे आपको बताया कि टैग के अंदर LI के अंदर पैराग्राफ के अंदर इमेज लगा लिया, कोई पॉसिबल है। इमेज के अंदर कुछ नहीं लगता क्योंकि इमेज क्लोज नहीं होता, तो वो किसी और चीज़ को इनक्लोज नहीं करता। अच्छा, अब अगली चीज़ मैंने आपको कही थी, लिस्ट के बाद एक अगर हमें टेबल चाहिए, कंपैरिजन के लिए टेबल हम बना रहे होंगे। अच्छा, अगेन नेट पे देख लेते हैं कोई टेबल हमें मिल जाए। कंपैरिजन ऑफ ईथरनेट केबल्स या वायर्ड नेटवर्क्स, बल्कि वायरलेस कर लेते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स। चलो ऐसे करके देखते हैं क्या हमें मिलता है। ये देखो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स, और मैं चाह रहा हूँ बस हमें टेबल मिल जाए, इन अ टेबल। ये देखो कुछ इसमें कंपैरिजन में मिल जाए। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो ये यहाँ भी टेबल नहीं होगा। हाँ वो तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाह रहा था जिस टॉपिक पर हम हैं ना उस टॉपिक पर ही मैं रहूँ। इमेजेस में देख लेता हूँ, ये देखो ये आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज ब्लूटूथ से रिलेटेड, चलो कोई बस सिंपल हो, वायरलेस नेटवर्क्स ट्रांसमिशन मीडियम, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम्स। अच्छा देखो जैसे ये हमें मिला, ये इसमें ऐसे अनट्विस्टेड, ये ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, ठीक है। ये हमें ये एक टेबल मिला जिसमें उसने अटेनुएशन, सिक्योरिटी, कॉस्ट के हवाले से उसने बताया हुआ है। इसको अगर देखें तो इसमें क्या है, नहीं समझ आ रहा। और क्या है हमारे पास, कोई टेबल नहीं, मुश्किल है। मटेरियल, डायामीटर एंड सो, ठीक है कोई सिंपल सा बस यूज़ कर लेते हैं, दिस वन। और एक ये भी अच्छा है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, लो कॉस्ट, मॉडरेट कॉस्ट, सो ये भी हम, ये देखो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, तो ये भी अच्छा है। और कौन सा है, एक तो हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ से इमेज को कॉपी करो, वहाँ कॉपी इमेज एड्रेस डाल के डालते, लेकिन हम इमेज नहीं लगाना चाह रहे, अब हम चाह रहे हैं टेबल को बनाना। तो इस टेबल को बनाते हैं, सही है।
तो अब हम आ गए इधर, इसमें वायरलेस में लिखूं, वायर्ड में लिखूं, कहीं भी हम लिख सकते हैं। वो वायर्ड दिखा रहा है, ये ओवरऑल दिखा रहा है, ये इसमें वायर्ड भी हैं, वायरलेस भी हैं। हाँ, वो दोनों उसने शामिल किए हुए, हम इसको फर्स्ट को एंड पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हम ये देखें पहले कि टेबल कैसे बनता है। टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग है। ठीक है, टेबल रोज एंड कॉलम से ही बनता है, लेकिन जब हम उसको कोड करते हैं ना, तो हम रो वाइज कोड करते हैं, रो वाइज कोडिंग होगी। तो टेबल के अंदर ये पहली रो को हमने देखना है। पहली रो क्या है, पहली रो में क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो जो हेडिंग है ना, मीडियम अटेनुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस सिक्योरिटी कॉल, ये वाली रो बनानी है। चलिए देखें कैसे बनेगी। रो बनाने के लिए टी आर का टैग है। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी आर का टैग। ओके, अभी हम पहली रो में एंटर हो गए। अब इसके अंदर हमने समझो कॉलम्स बनाने या डेटा लिखना। पहला है हमारे पास मीडियम अटेनुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। देखें कैसे लिखा जाएगा, टी डी। यस, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डाटा। टी डी मीडियम अटेनुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। अभी ये मैंने 100% अभी ठीक नहीं लिखा, अभी इसको आपने नोट नहीं करना। ये मैं अभी इसको, इसमें एक मिस्टेक अभी मैंने खुद से की हुई है, उसके बाद बताता हूँ आपको कि क्या है। सिक्योरिटी और कॉस्ट, सिक्योरिटी एंड कॉस्ट। फिर अगली रो पर आ जाए। इस रो में मैं अभी मिस्टेक रहने दे रहा हूँ, अगली रो करने के बाद इसको ठीक करूँगा। अगली रो के अंदर आ गए टी डी। उसके अंदर हमने क्या लिखना है, हाई हाई लो लो। ओके, नहीं बल्कि इधर से शुरू होगा ना, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, हाई हाई लो लो लो, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, देन TD, हाई हाई लो लो। अब इसको सेव करते हैं, अपने टेबल को जाके व्यू करते हैं, और ये एंड पर आ जाएगा। रीलोड करते हैं, अभी आया नहीं, मैंने ये आ गया। ये है टेबल ही टेबल जैसा दिख नहीं रहा, वो अलग बात है। इसका बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर भी आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो बात की बात है। टेबल का जो टैग है उसमें जाके लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 1, सेव एंड रीलोड। ये देखो अब कुछ टेबल जैसा दिख रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं, अभी देखो पहली रो में और दूसरी रो में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो वो उसके लिए होता ये है कि जो पहली रो होती है उसके अंदर टी डी की बजाय टी एच यूज करना होता है, टेबल हेडिंग। बाकी सब रोज के अंदर टी डी, ऑल्दो पहली रो के अंदर भी टी डी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिकमेंडेड के टी एच टेबल हेडिंग के लिए होता है। तो अभी मैं सिर्फ इस मीडियम को टी एच करता हूँ, और आपको ताकि डिफरेंस पता लगे कि बाकी चीज़ें टी डी हैं और ये टी एच है तो क्या फ़र्क आएगा। इसको रीलोड किया, ये देखो मीडियम आपको दिख रहा है कि ये उन्होंने उसको हेडिंग सा बना दिया, जैसे एक हेडिंग और पैराग्राफ में फ़र्क हो। ये आपने कर दिया इसको TH। तो अब ये बाकी इसके अंदर जो TD लगे हुए हैं उनको भी मैं चेंज करता हूँ TH, और क्लोजिंग टैग के अंदर भी चेंज करना होता है, सिर्फ स्टार्टिंग टैग के अंदर नहीं चेंज करना, TH। अब इसको रीलोड किया, ये देखो ये वो हो गया। बाकी रोज़ आप सेम बनती हैं TD की तरह। TD के साथ एक और रो बना लेता हूँ, पूरा नहीं बना रहे होंगे, TR, उसके अंदर TD शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अगला TD, उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, हाई मॉडरेट लो मॉडरेट, हाई मॉडरेट लो मॉडरेट।
अब अपने पेज को रीलोड करते हैं, ये देखिए उसकी नेक्स्ट रो बन गई। इस तरह से जितनी भी रोज़ ऐड करते जाएं टेबल का पार्ट बनती जाएगी। इसी तरह से हम बाकी जैसे ट्विस्टेड पेयर, ईथरनेट सबकी इमेजेस डालते जाएं, पेज और इंगेजिंग बन जाएगा और उसके अंदर कंटेंट जो है वो खूबसूरत लगेगा। लिस्ट डाल सकते हैं और टेबल्स ऐड कर सकते हैं। बस HTML ख़त्म। चेंज करके देख लेते हैं उसमें और क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है। अगर 2 करता हूँ तो क्या होगा, मे बी थिकनेस बढ़ जाए, उसकी थिकनेस बढ़ गई। आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर्स करो, 10 वैल्यू करके देखता हूँ। ठीक है, देख रहे हो उसकी आउटर बॉर्डर की जो थिकनेस है वो बढ़ गई। ये टेबल ऐसा दिखे रंगीन, ये अभी आपने नहीं सोचना, क्योंकि इस टेबल को ऐसा रंगीन दिखाना HTML का काम नहीं है, वो CSS लैंग्वेज का काम है। इन सारे जो हमने अभी कंटेंट डाला है, अब देखो फॉर एग्जांपल आप चाहें भी इमेज जो है वो सेंटर में आ जाए, वो जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाए, और इस तरह से ये आप कोई टेक्स्ट का फर्ज करो, अभी जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आप चाहते हो कि इससे भी बड़ा हो, सेंटर में हो, इससे बड़ा हो, और इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ और हो, ये सारा कुछ HTML का काम नहीं, ये सारा कुछ CSS का काम। तो आपके दिल में ख्वाहिशात ये पैदा होंगी, लेकिन ये हम अगले हफ्ते एड्रेस कर लेंगे। अभी हम, ताकि HTML मिक्स नहीं करना चाह रहा कि CSS भी उसके अंदर ऐड कर लूँ और इसका हम कलर्स चेंज कर लें, साइज़ चेंज कर लें, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की हमने तफरीक रखनी है कि HTML का काम वो डेकोरेशन करना नहीं। ठीक है, कैसा दिखेगा, इस पेज में क्या होगा, ये HTML बताएगा। वो HTML के ज़रिए जो कंटेंट इसके अंदर हमने डाला वो कैसा दिखेगा, वो CSS बताएगी। CSS एक पेज के अंदर इमेज डाल नहीं सकती, उसको स्टाइल कर सकती है। ठीक है, उसकी फर्ज करो हम चाहते हैं इसके कॉर्नर्स जो है ना वो राउंडेड हो जाए, या ये इमेज पूरा सर्कल शेप में आ जाए, इसके कॉर्नर्स कोई आपको पिल शेप में चाहिए, कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए, या इस इमेज का एक शैडो चाहिए या मार्जिन्स चाहिए, इस तरह से ये सारा कुछ CSS का काम होता है। तो क्या होगा पेज में, ये HTML बताएगा, कैसा दिखेगा, क्या उसकी स्टाइलिंग होगी, वो CSS का काम है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट। तो अच्छा, अब एक और चीज़, मेरी बात है तो मैंने वैसे कहा, अभी CSS HTML में कुछ और टैग्स भी हमने देखने होंगे। एक और टैग अभी देखना, एक और टैग जो बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, बल्कि ठीक है नीचे भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर ना अपने वेबसाइट के ऊपर अपना कोई सोशल मीडिया पेज लिंक करना चाहते हैं, कि हमारे इंस्टाग्राम को विज़िट करें, फेसबुक को, हमारे यूट्यूब को विज़िट करें, तो वो यूज़र उस पर क्लिक करेगा, वो पेज ओपन हो जाएगा। वो बनाने के लिए ए टैग होते हैं, एंकर टैग, ए इस तरह से। अब दो चीज़ें होती हैं, एंकर टैग के दो पार्ट्स होते हैं, एक ये जो उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरा वो लिंक कि जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन होना चाहिए। ये दो पार्ट्स होते हैं। फर्ज करें बाहर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, जब उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा instagram.com पूरा एक लिंक ओपन होगा ना, या बाहर सामने एक आइकन बना हुआ है इंस्टाग्राम का, उसके ऊपर आइकन पे क्लिक करेंगे, पीछे एक लिंक ओपन होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम प्रोफाइल समथिंग, कुछ भी टेक्स्ट जो यूज़र को दिखेगा। अब इसके क्लिक के ऊपर कौन सा लिंक ओपन होगा, वो ए के टैग के अंदर href इज इक्वल टू यहाँ बताएंगे। ठीक है, उसके क्लिक के ऊपर कौन सा लिंक ओपन करवाना है वो आप ए के स्टार्टिंग टैग के अंदर href एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं, href इसके अंदर बताएंगे। फॉर एग्जांपल https instagram.com/ कोई भी प्रोफाइल हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया मुल्तान।
ठीक है, आई डोंट नो ये प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, मैंने बस इसको ऐसे लिख दिया। इसको सेव करते हैं और अब अपने इसको यहाँ हमने देखा तो ये नीचे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड इट इज़ अ क्लिकेबल, इसके ऊपर माउस ओवर भी करेंगे, इट इज़ क्लिकेबल, और इसको अगर क्लिक करता हूँ ये मुझे उस वेबसाइट के ऊपर ले गया instagram.com/multan के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ के नेट पे शायद इंस्टाग्राम वैसे ब्लॉक है शायद, हाँ ठीक है, हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, हम यूट्यूब भी नहीं होगा, हम गूगल पे जा सकते हैं, कोई भी लिंक पे चले जाएं, google.com। हमारा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर आ गया ना वो लिंक, अब वो ओपन हुआ नहीं हुआ दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमारा पॉइंट ये कि यहाँ पर हमने जब लिखा तो उसके क्लिक के ऊपर वो ओपन हुआ, इसको रीलोड किया, वापस इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो ये google.com ओपन हो गया। हम किसी वेबसाइट को लिंक करना चाह रहे हैं, विकीपीडिया का लिंक देना चाह रहे हैं कि जी आप ईथरनेट केबल्स के वाले से विकीपीडिया पे पढ़ लें जाके, या यूट्यूब की कोई वीडियो जी इस पर क्लिक करें यूट्यूब पेज पर। तो जब हम अब ये देखो जैसे ये गूगल पे ये अबाउट लिखा हुआ है तो दिस इज़ अ लिंक, ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस, ये सारे लिंक्स हैं। ठीक है, ये प्राइवेसी टर्म्स, ये प्राइवेसी पर जाते हैं तो ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा ना, ठीक है ना, इस URL के साथ। तो ये उस पेज के अंदर जो कह लो लिंक्स हैं, ये सारा एक टैग से बना हुआ है, ये एंकर टैग से बना हुआ है, इनको एंकर टैग बोलते हैं और ये टैग्स। तो हम जब अपने मुख्तलिफ पेजेस बनाते हैं ना, उनको आपस में एक टैग से लिंक कर देते हैं। अगर हमारी अपनी वेबसाइट का कोई लिंक होगा, फॉर एग्जांपल एक मैं देना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट अस का पेज, ऊपर जो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया है या गूगल का लिंक लगाया, दैट इज़ एन एक्सटर्नल लिंक, ये हमारी अपनी ही वेबसाइट का एक लिंक है, तो उसको हम सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं contact.html। वहाँ पर हमें HTTPS लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप पेज का नेम दे देते, प्रोवाइडेड दैट कि उसी डायरेक्टरी के अंदर हो और वो एग्जिस्ट करता हो। तो अगर मैं contact.html का पेज भी बना लूँ, इस पर क्लिक करूँ, वो पेज ओपन हो जाएगा। तो अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस को हम लाइक अगर आप देखो KFC की वेबसाइट होगी, उस पर मील्स एंड ऑर्डर्स पेज, प्रोफाइल पेज, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, इस तरह से मुख्तलिफ पेजेस बने होंगे। तो हम जब पेजेस बनाते जाते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए लिंक्स का यूज़ करते हैं। ये आ गया हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज contact.html, और ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल लिंक। एक इसके अंदर आपको और चीज़ बता देता हूँ, एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट =_blank। अगर ये लिख देते हैं तो क्या होता है, आप टैब्स का मतलब तो समझते हो ना, गूगल क्रोम में टैब्स होते हैं, ये देखो ये टैब्स हैं, एक ये टैब है, एक ये टैब है, एक ये टैब है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ना टारगेट =_blank, इसका मतलब ये है कि जब इस लिंक पर क्लिक हो तो ये वाला लिंक नए टैब के अंदर ओपन हो। अब मैं अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखो ये नया टैब ओपन हो गया, गूगल एक नए टैब के अंदर ओपन हुआ है, जो मेरा पेज था वो वहीं पर टैब में मौजूद है। अगर ये ना लिखा हुआ हो तो फिर वो सेम टैब के अंदर ओपन होता है। इसको बंद करूं, अब इसको रीलोड कर लूं, और अब अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखो सेम टैब के अंदर ओपन हो। तो बात उसका ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जी ये लिंक आपने नए टैब के अंदर ओपन करवाना है, या ये आपने सेम टैब के अंदर ओपन करवाना है, तो ये होता है टारगेट =_blank। अक्सर ये कहा एक्सटर्नल लिंक को आप नए टैब में ओपन करवाएं, और अगर अपनी ही वेबसाइट का कोई लिंक होता है उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक है। ये हमारे एक इंटरनल लिंक है, ये एक्सटर्नल लिंक है। तो अक्सर एक्सटर्नल लिंक्स को दूसरी विंडो के अंदर या दूसरे टैब के अंदर ओपन करवाया जाता है अगर इंटरनल लिंक्स होते हैं, बट ऐसी कोई लाजमी बात नहीं है, अपनी अपनी वेबसाइट जिसने बनाई है उसकी चॉइस की बात है कि वो इसको कैसे बनाता है। तो ये ए का टैग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक सेक्शन होता है फॉर्म्स का, लेकिन वो फॉर्म्स अभी हम नहीं देखेंगे, हम उसको काफ़ी बाद में जाकर देखेंगे। जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, तो वो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, बटन्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ हम